मॉडल दे दिया और उसके बाद उनका मॉडल फेल भी हुआ, बिकॉज आगे फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए। देखिए क्या था प्रॉब्लम। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, बहुत ही छोटा एरिया था और बहुत बड़ा एरिया में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता था। अब इन्होंने क्या किया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये क्योंकि अट्रैक्ट होगा तो ये न्यूक्लियस पे चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट हो जाना चाहिए भाई, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये यहाँ कैसे हैं। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। ऐसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने अपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इतनी दूर कैसे हैं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। तो ये पहली बार ऑर्बिट्स का टर्म आया था फ्रॉम द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, इसका घूमने पे इसका कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लगातार। तो इन दिस वे उन्होंने कहा कि दिस मॉडल इज स्टेबल। मगर क्या हुआ कि लेटर ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टुक प्लेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो अपने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये परपेंडिकुलर हुआ डायरेक्शन पूरा, ठीक, और दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेट फील्ड दोनों जब साथ में चलती हैं तो इन रेडिएशंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड फ्रॉम द और यू कैन से इट इज़ द प्रोपगेशन मतलब चलना, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field perpendicular to each other, and both the fields are perpendicular to the direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर ये। तो और यू कैन से ये जो z डायरेक्शन है तो इधर ना बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे हम, ये z आ गई ना, ये तो ये आ गई। तो एक डायरेक्शन में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और दूसरी डायरेक्शन में कौन सी चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। और वेव कहाँ चल रही है, वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर चल रही है। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनमें एनर्जी होती है और इनके पूरा इसको डिटेल में अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी है और कहा गया कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी पाथ में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अगर बोर के मॉडल में ये इलेक्ट्रॉन लगातार गोल गोल घूमता रहेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ करेगा। फाइनली ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करते करते इसकी एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, और जैसे ही ज़ीरो होगी ये रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इन दिस वे रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाए कि कैसे उनका मॉडल स्टेबल है, कैसे हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो देन आगे एक्सपेरिमेंट हुए एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स led to the generation of the next model or giving the next model, it was the Bohr's atomic model। अब आगे लगातार एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे टू जनरेट अ न्यू मॉडल, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो स्टेबिलिटी नहीं थी उसको एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ हमेशा घूम सकता है। तो यहाँ पर डिस्कवरी हुई ड्वेल जो डेवलपमेंट्स जिन्होंने कि नेक्स्ट मॉडल जो हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसके लिए रास्ता दिखाया, वो था ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले वेव मानी जा रही थी उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी निकल के आया सामने। पार्टिकल बिहेवियर, वेव और पार्टिकल दो तरह के बिहेवियर। पार्टिकल के साथ क्या होता है, पार्टिकल एक ऐसी चीज़ है जिसकी एनर्जी, जिसका मास फिक्स होता है। तो यही फिक्स एनर्जी जब पता लगती है तो उससे पता चला था बाद में कि इलेक्ट्रॉन एक हमेशा फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्टिकल बिहेवियर है।
मोर ओवर एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप अभी पढ़ेंगे। ये 2 डिस्कवरीज थी जिसके रिजल्ट्स ने बोर के मॉडल को आगे बनाने में हेल्प करी। तो लेट अस सी फर्स्ट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला कौन सा? वेव नेचर। जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिस्कवरी हुई तो पहले उसका वेव कैरेक्टर ही पहचाना गया था। 1870s में मैक्सवेल ने, 1850s में आप देख रहे थे कि न्यूट्रॉन जाके डिस्कवर हुआ था, और 1870 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि आपकी सनलाइट या जो नॉर्मल लाइट जिसको देख के ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से फैसिनेट होते थे, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही निकली बाद में। तो ये क्या था कि इट वाज द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये था। अब ये जो वेव थी, इस वेव को साउंड वेव के जैसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इस वेव की अलग अलग तरह की, अब इन्होंने इसमें क्या पाया कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं तरह तरह के, जिनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्या था? स्पेक्ट्रम आप नॉर्मल स्पेक्ट्रम जानते हैं, जब वाइट लाइट को आप एक प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो ये क्या करता है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। मतलब ये अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस वाइट लाइट में थी, वाइट लाइट में वो ब्रेक हो जाती है। इस तरह से तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जब सेट करते हैं तो वी गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब हमारे पास कई रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अवेलेबल है। इस हर अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से एक्सप्लेन करते हैं। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबके लिए सेम है, पूरी स्पेक्ट्रम के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। फ्रीक्वेंसी हो जाता है c/λ। द फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई रेडिएशन कितनी बार गुजर रही है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर आ जाता है 1/λ। ये सारी यूनिट्स हैं जिनके टर्म्स में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, इन सारे टर्म से हमारे एटम के स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये तो सब बता रहे थे कि भाई वैरायटी ऑफ रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी, तो जब वो मिलेगी तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, वो अलग अलग एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता चला जाएगा। तो वेव नेचर ने तो कोई भी हेल्प नहीं करना था एटम के नए स्ट्रक्चर को बनाने में। उसी टाइम पे डिस्कवरी होना चालू हुआ किसका, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो बताता है कि एक पार्टिकल से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड एक पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, वो उससे कम कभी भी नहीं होती। तो लेट अस सी द नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज़ द पार्टिकल बिहेवियर। और ये किन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्कवरी में सबसे पहला स्टेप था हॉट बॉडी रेडिएशन का, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, फिर प्लैंक्स थ्योरी आती है। तो ये हॉट बॉडी रेडिएशन कोई बहुत नया एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये नॉर्मली कोई भी आयरन स्मिथ अपने एक आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट करता है, तो बस ये ऑब्जर्व पहली बार हुआ। हॉट बॉडी रेडिएशन में क्या है कि व्हेन यू हैव एन आयरन पीस, ये आयरन का एक पीस है, आप इसको हीट अप करते हैं तो पहले ये क्या होता है, डल रेड होता है, फिर मोर रेड होता है, फिर ब्लू हो जाता है, फिर वाइट होता है। तो ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हीट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, हीट मीन्स एनर्जी, हीटिंग कर रहे हैं आप, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप चेंज होता चला जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रिलेशन है, और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूनिवर्सली कि सेम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया
तो आपकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। बट क्या किया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डल रेड था, मोर रेड था, फिर ये ब्लू कैसे हो गया? अगर आप कहते कि आप हीट और कर रहे हैं तो हो सकता था यही रेड और रेड हो जाता, और रेड हो जाता, एक ही तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अमाउंट बढ़ता, नहीं बढ़ा। बट क्या हुआ, अलग एनर्जी चेंज होने के साथ आपको ब्लू कलर की लाइट, नई तरह की लाइट का जनरेशन मिला। इसका मतलब अगर ये एक वेव है मान लीजिए, है ना, तो ये लोअर एनर्जी में ये वेव मिली है और थोड़ा सा और हुई तो ये ज़्यादा वेव्स मिल गई, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ये मोर रेड हुआ, उसके बाद ये तुरंत ही चेंज हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो गया। और ब्लू लाइट तभी मिल रही थी जब एनर्जी हाई थी। लोअर एनर्जी में कभी ब्लू लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मिली। इसका मतलब कि हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्रीट एनर्जी रेंज को शो करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोअर एनर्जी में ही ब्लू भी मिल जाता, हमें रेड भी मिल जाता। अभी बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी रेडिएशन से हमें खास पता नहीं चल रहा है कि क्या रिलेशन है पार्टिकल बिहेवियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अभी और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अनदर वाज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक्सपेरिमेंट किया गया, मैक्सवेल ने किया था ये भी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये एक परफेक्ट ब्लैक कलर की स्फेरिकल बॉडी होती है जिसके एक जगह पे इनलेट होता है थोड़ा सा। इसको बाहर से भी ब्लैक करते हैं और अंदर से भी, ये सब तरफ से ब्लैक है, ब्लैक और ये भी ब्लैक। ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी होता है। आप उसको जितना एनर्जी सप्लाई कर दो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर देता है। मोर ओवर इस ब्लैक बॉडी को ऐसे स्फेरिकल बनाया गया है कि मान लीजिए आपने यहाँ से कोई एनर्जी रेडिएशन के थ्रू सप्लाई करी तो यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। जो रिफ्लेक्ट हुई तो वो स्फेरिकल होने के कारण यहीं कहीं टकराएगी, फिर ये भी इसका कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फाइनली सबका पूरा का पूरा वॉट एवर एनर्जी यू हैव सप्लाइड, जितनी आपने एनर्जी सप्लाई करी थी वो पूरी इसके अंदर आ गई, इसकी एनर्जी कुछ हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, हीटअप हो चुकी है। अब इसकी क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ठीक, कूलिंग करने पे ये ऐसा नहीं करती कि ये एक साथ सारा का सारा एनर्जी रिलीज़ करे। टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है और इस ब्लैक बॉडी के जो रिलीज्ड रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क पड़ता है। इसको पूरा अलग अलग टेम्परेचर पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी मिल रही थी सबको नोट डाउन किया गया। हॉट बॉडी रेडिएशन तो एक बिल्कुल रफ सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम सिर्फ देख रहे थे हाँ कलर चेंज हो रहा है, और जब हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी से ब्लू रीजन एसोसिएटेड है जबकि लो एनर्जी से रेड रीजन एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखो कि इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये T1 जब टेम्परेचर लो था, अच्छा ये कूल कर रहे हैं तो पहले टेम्परेचर हाई रहा होगा, हाई से लो होना शुरू होगा। हाई टेम्परेचर पे पहले देखते हैं। हाई टेम्परेचर पे इन्होंने देखा कि इंटेंसिटी जानते हो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितनी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं। इन्होंने देखा कि सभी तरह की वेव्स तो आ रही थी, सभी तरह की वेव्स आ रही थी, सभी तरह की वेव्स आ रही हैं किस पे, T2, जबकि टेम्परेचर हाई है, मगर वेव्स वो सबसे ज़्यादा आ रही हैं जिनका जो वेवलेंथ है वो कैसा है, लो वेवलेंथ। मतलब हाई एनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद मोर इंटेंसिटी ऑफ लो रीजन वेवलेंथ, जबकि लो एनर्जी, जब यही ग्राफ T2 टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया तो वहाँ पे भी हमको सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, मगर हाई वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो आपको ज़्यादा मिल रही है। इसलिए हाई वेवलेंथ, अगर आप विबग्योर देखें तो ये क्या होता है, वेवलेंथ कम होती है और इसकी वेवलेंथ मोर होती है, ये ज़्यादा वेवलेंथ है। और फ्रीक्वेंसी देखें तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये फ्रीक्वेंसी कम है। तो आपने क्या देखा कि जो वेवलेंथ है, लोअर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो हमें हाई टेम्परेचर्स में मिल रही है। ध्यान से सुनना, लो वेवलेंथ की हाई इंटेंसिटी मिल रही है। इंटेंसिटी क्यों देखनी पड़ी, क्योंकि सभी वेव्स थी उस समय।
अब इन्होंने कहा कि ये जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इससे निकलती तो वो कंटिन्यूअसली एक वेव के फॉर्म में ना निकल के अलग अलग तरह के एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में निकली है। इन सब की पर्टिकुलर एनर्जी है, इन सभी वेव्स की, और वो पर्टिकुलर एनर्जी हर वेव की फिक्स है, और इस एनर्जी को वैल्यू दिया E = h न्यू। न्यू वॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और ये E वॉज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट वेव। अब ये एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट वेव मतलब पूरी वेव आप बहुत देर तक उसको अप्लाई करते रहिए तो क्या खाली h न्यू ही वेव एनर्जी सप्लाई होगी? तो इसके लिए फर्दर पार्टिकल बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया था। Let us see the very important experiment for knowing the dual behavior or the particle behavior of electromagnetic radiation, that was the photoelectric effect। इसमें क्या किया है, वही एक ट्यूब ली है, अभी तक हम लोग सब ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये आपके मेटल की 2 प्लेट्स हैं, अंदर क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है अंदर। इसका मतलब आपने यहाँ से सप्लाई किया तो सर्किट कंप्लीट तब होगा जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो जाए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इट वाज गोइंग टू फॉल ऑन कैथोड, निगेटिव चार्ज है, राइट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड लगाई, 2 प्लेट्स लगाई मेटल की। ये मेटल की प्लेट लिथियम पोटाशियम किसी की थी, कोई फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं ये, जो कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको मिला कि फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, रेंज होती है। अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवेलेबल है, ये हमें पता चल चुका था क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस पर ऐड करी, तो क्या हुआ, नो कंप्लीशन ऑफ सर्किट, इसका मतलब नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए। वो पहली फ्रीक्वेंसी जिसमें सर्किट पहली बार कंप्लीट हुआ, दैट वी कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास भी पार्टिकल बिहेवियर है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर निकाल सकता है। इससे तय तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर है बिकॉज इट इज़ फोर्सिंग इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, निकल रहा है। अभी थोड़ा और क्लियरिटी की ज़रूरत है। इन्होंने अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू किया और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। जब आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे बट उनकी स्पीड बढ़ गई, ठीक। मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से धक्का मार रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मोर स्पीड के साथ भाग रहा है, ठीक है। और जब एक और एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की जगह इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो स्पीड तो सेम रही, स्पीड क्या रही, सेम रही, बट क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। बात को समझो, कहने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सकती है। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो धक्का तेज होगा और इलेक्ट्रॉन तेज स्पीड से निकल जाएगा। आप मतलब फॉर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही पुश, इसका मतलब इसका पार्टिकल बिहेवियर है।
अब क्या फिर कैसे पक्का करेंगे इसको? हमने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ पुश बढ़ा दिए, नंबर ऑफ वेव्स इस सरफेस पे बढ़ा दिए। नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ पुश के अमाउंट बढ़ा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तेज निकल रहे हैं मगर उनकी स्पीड सेम है। तो इन दिस वे किस पर यूनिट पर इंस्टेंट, हर सेकंड पे, फिर अगले इंस्टेंट पे नए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर इंस्टेंट एक इंस्टेंट पे एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पुश कर पा रही है। इसका मतलब ये जो वेव है हमारी, ये छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में इसमें एनर्जी होती है। जैसे जैसे ये मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलता चला जाता है। किससे पता चला? इंटेंसिटी मोर होगी, नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। बट अगर फ्रीक्वेंसी तेज हुई, मतलब पावर ज़्यादा हुई रेडिएशन की, तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिकॉज एनर्जी इज एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल बिहेवियर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्टिकल एनर्जी फॉर्म है, जिससे वो ना कम है ना वो ज़्यादा हो सकता है। तो क्या था हमारे पास, अगर फ्रीक्वेंसी मेटल पे पड़ने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी सप्लाई से ज़्यादा है जो कि उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलने के लिए ज़रूरी है, तब क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल बिहेवियर दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यू वेव ना होके एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटा। इसी क्वांटा ऑफ लाइट को हम फोटोन के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर एक क्वांटा की एनर्जी E=hν होती है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी रेडिएशन की, वो फॉल करी, तो दिस एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी में सॉल्व फॉर्म में, अनसॉल्व फॉर्म में आज आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ तक जो आपकी थ्योरी चल के आई, इसने ये तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक मिनिमम एनर्जी से एसोसिएटेड है, उससे बहुत कम एनर्जी या उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती है। जो एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो हम कह रहे थे उसकी एनर्जी लगातार डाउन होगी और वो और छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेसर एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर्टेन मिनिमम एनर्जी तक ही पॉसिबल हैं। लेट अस सी, अगला स्टेप देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम देखे गए और उसके बेसिस पे एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को फिक्स करके एटम का नया मॉडल, दैट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल, दिया गया है।